पीवाईक्यू डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है जो आ सकता है। बट ऐसी भी गारंटी नहीं है कि वही टॉपिक आएंगे, है ना। लेकिन बस इतना है कि तुम लोग को कम से कम इतना करके जाना है, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो नेक्स्ट 2022 वन शॉट हम कर रहे हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि तुम लोग को पता ही है कि नेक्स्ट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 17 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो काफी कंसेप्चुअल होते हैं, और हर एक क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, है ना। पर ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत टफ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, सिंपल रहेंगी चीजें। बस तुम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिकी, उसको ट्रिकी करके तुम लोगों को थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करेंगे वो लोग, है ना। तो वही चीज होती है नेस्ट और आईआईटी के बीच का डिफरेंस, कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पेपर हो जाता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पेपर हो जाता है, जिसमें तुम लोग फंस जाते हो, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं। अब कंसेप्चुअल पेपर आएगा तो इसका मतलब क्या है कि टॉपिक भी कंसेप्चुअल ही होने चाहिए। तो वही टॉपिक्स मैंने पिक भी किए हैं, और ये टॉपिक्स मैंने पिक किए ऑन द बेसिस ऑफ द पीवाईक्यूज। ठीक है, तो पीवाईक्यूज में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बेसिस पे मैंने ये चैप्टर्स पिक किए हैं, और ये टॉपिक्स मतलब पिक किए हैं। देखते हैं एक एक करके क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या क्या टॉपिक है जो पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो है फाइलोजेनेटिक ट्री। अभी फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है? पहला टॉपिक है फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है? फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब है एक ऐसा ट्री जिसमें कि हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की, है ना, यानी कि उसको सेम ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, जैसे कि फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में हमें पता है कि वर्टिब्रेट्स में आती है हमारे पास फिशेस, एम्फीबियंस, है ना, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक है, तो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये आते हैं 5 वर्टिब्रेट्स। पर ये वर्टिब्रेट्स अलग अलग ग्रुप्स में, ये सब क्लासेस हैं, है ना, क्लास फिशेस, क्लास एम्फीबियन, क्लास रेप्टिलिया, क्लास बर्ड्स, क्लास मैमल्स, है ना। तो इनको हम सेपरेट कैसे करते हैं? इनको हम सेपरेट करते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में है और दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं है। ओके, और उसी के बेसिस पे हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। जैसे कि अगर हम एक वर्टिब्रेट को यहाँ पे रखें, वर्टिब्रेट्स कोई एक एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट इनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, है ना। अब यहाँ से फिश डाइवर्ज कर गई होंगी, तो फिश और बाकी ऑर्गेनिजम्स अलग डाइवर्ज कर गए होंगे। ठीक है, अब फिश यहाँ पे कैसे डाइवर्ज की होगी? वाई वी आर प्लेसिंग फिश इन द अदर ग्रुप एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इन द सम अदर पार्ट्स? क्यों? क्योंकि फिशेज जो है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे अलग है, यानी कि फिशेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने में यूनिक है। जैसे कि फिशेज में गिल्स होती हैं, है ना, फिशेज मोस्टली एक्वेटिक होती हैं, है ना, ये सब चीजें हम बोल सकते हैं। तो मेन है इसका कि ये इसमें गिल्स होती हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि गिल्स के बेसिस पे हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद हम फिशेज के आगे चले तो एम्फीबियंस को बाद में हम अलग करते हैं, बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है ना। तो एम्फीबियंस को अलग कर दिया हमने। क्यों? एम्फीबियंस को हम लोग अलग कर देते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल से, क्योंकि एम्फीबियंस जो है उनके पास एमनियोटिक एग नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे देयर आर वेरियस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल लेयर्स दैट आर फॉर्म, है ना, जैसे एम्ब्रियन, कोरियन, एलेंटॉइस, योग सैक। तो इनके जो एग है उसके ऊपर एमनियोटिक लेयर नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये एन एमनियोट, दे आर एन एमनियोट। अब इसके आगे सारे के सारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स तीनों के तीनों एमनियोट्स हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों अडेप्ट कर गए हैं फॉर द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। लेकिन फिर भी हम आगे जाके रेप्टाइल्स को सेपरेट कर देते हैं। अब रेप्टाइल्स को हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं बर्ड्स और मैमल्स से? क्योंकि रेप्टाइल्स जो है वो हम बोल सकते हैं कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस तीनों ही कोइकिलोथर्म्स है, यानी कि दे आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, मतलब कि वो अपने इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। इसकी बेसिस पे हम बर्ड्स और मैमल्स को अलग में डाल देते हैं और रेप्टाइल्स को अलग में डालते हैं, क्योंकि बर्ड्स एंड मैमल्स आर रेगुलेटर्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस आर कन्फर्मर्स। ठीक है,
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दे आर पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, तो हमने बर्ड्स और मैमल्स को और आगे प्लेस कर दिया। अब लेकिन फिर हम बर्ड्स को अलग प्लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बर्ड्स हम बोल सकते हैं कि दे शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैमल्स में कोई ऐसा यूनिक कैरेक्टर है जो बर्ड्स में नहीं है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो बर्ड्स में मेमोरी ग्लैंड नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड के बेसिस पे हमने उसको सेपरेट ग्रुप में प्लेस कर दिया, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ओके, और मैमल्स हमारा अलग में चला जाता है। ठीक है, हो सकता है मैमल्स के आगे भी कुछ होता हो, लेकिन हमको यहीं तक पढ़ना है क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस ही देख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी फाइलोजेनेटिक ट्री तुम लोग से पूछा जा सकता है, ये एक है। इसी वर्टिब्रेट को डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी ये लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे गिल्स लिख दिया है, वो लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख के पूछा सकता है। बस ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप में कौन सी पर्टिकुलर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको दूसरे से अलग बनाते हैं, यानी कि क्या उसमें यूनिक है और क्या उसमें नहीं है, ये पता होना चाहिए। तो तुम लोग का अपने आप फाइलोजेनेटिक ट्री तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एक टॉपिक ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। अब हो सकता है कि सेम टू सेम ऐसे ना पूछा जाए, लेकिन इसी के हिसाब से कुछ और पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, एक मिनट मैं डिसेबल कर देता हूँ तुम लोगों का। हैंड रेज मत करो है, सिर्फ सुनो। चलो, नेक्स्ट टॉपिक तुम लोग का है एवोल्यूशन। अभी एवोल्यूशन का जो टॉपिक है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो होता है तुम लोग का स्टेबल, डिस्ट्रप्टिव एंड डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, तो सिलेक्शन जो है, नेचुरल सिलेक्शन जो है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ठीक है, अब नेचुरल सिलेक्शन हमें पता है कि दे कैन बी डायरेक्शनल, इट कैन बी stabilizing and it can be disruptive। ठीक है, क्या मतलब है इन सब का? डायरेक्शनल मतलब कि जो मीन कैरेक्टरिस्टिक है, एक जो भी हम लोग ट्रेड कंसीडर कर रहे हैं, वो उसका एवरेज फिक्स नहीं हो रहा है पॉपुलेशन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ट्रेड मूव कर रहा है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें एक ऐसा जानवर रहता है जो कि सिर्फ और सिर्फ लार्जर हाइट वाले ह्यूमंस को कंज्यूम करता है, वो कार्निवोर है और वो सिर्फ फीड करता है ह्यूमंस पे जो कि लार्जर साइज के हैं, क्योंकि वो उसको इजीली विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे लार्ज साइज्ड ह्यूमंस को खा जाएगा। तो यानी कि ये जो हमारा ह्यूमंस की हाइट वाला कैरेक्टर है वो किस तरफ मूव करेगा, पॉपुलेशन में किस टाइप के ह्यूमंस बचेंगे। लार्ज वाले खत्म हो जाएंगे तो या तो छोटे वाले बचेंगे या तो मिडल वाले बचेंगे, तो वो उस तरफ मूव कर जाएगा ना। तो ये होता है डायरेक्शनल, कि जो कैरेक्टरिस्टिक हम चूज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसमें बीच वाला सिलेक्ट ना हो, कोई एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम वाली चीज सिलेक्ट हो, या तो छोटे वाले या तो बड़े वाले, अगर हम हाइट को ले रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीज होती है डायरेक्शनल सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग में हम बोलते हैं कि मीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फिक्स होती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो अफ्रीकन पॉपुलेशंस के लिए बहुत इट्स अ बून टू द अफ्रीकन पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिक पर्सन्स है, नॉट होमोजाइगस बट हेट्रोजाइगस, जो कि इस ट्रेट को कैरी कर रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स के आरबीसी जो होते हैं ना, उनका शेप थोड़ा सा सिकल सेल होना शुरू हो जाता है, बट वो भी चला लेते हैं काम, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस होते हैं, सिर्फ कैरियर होते हैं, होमोजाइगस नहीं होते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये तो खराब बात है, बट वाई दे आर गेटिंग सिलेक्टेड, वाई मीन कैरेक्टर इज गेटिंग सिलेक्टेड हेट्रोजाइगस? क्योंकि जो अफ्रीकन पॉपुलेशन है उसमें मलेरिया होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है लोगों को। ठीक है, अब मलेरिया होता है, मलेरिया तो हमारा आरबीसी को अफेक्ट करता है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो आरबीसी के अंदर लाइफ अपनी बिताता है। लेकिन अगर वो सिकल सेल्ड हो जाते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, तो फिर जो प्लाज्मोडियम है वो उसके अंदर नहीं रह पाता है आरबीसी के अंदर। तो ऐसे इंडिविजुअल जो कि हेट्रोजाइगस होते हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए,
उनमें ये जो डिजीज है मलेरिया ये नहीं हो पाती है। तो इसका मतलब क्या है कि मीन कैरेक्टरिस्टिक्स हेट्रोजाइगस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेबलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है? हेट्रोजाइगस वाली ज्यादा हो रही है। जो हमारे पास होमोजाइगस वाले हैं उनको मलेरिया ज्यादा होगा। जो हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव वाले हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, वो तो वैसे ही लीथल होता है। तो हमारे पास हेट्रोजाइगस वाला सबसे बेस्ट टाइप ऑफ सिलेक्शन देखा जाएगा पॉपुलेशन में। तो ऐसा सिलेक्टिव मतलब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है। और डिस्ट्रप्टिव मतलब कि दोनों ही एक्सट्रीम सिलेक्ट होते हैं। ठीक है। तो अगर एक ऐसी पॉपुलेशन है मान लो जिसमें टॉल, ड्वार्फ और मिडल मतलब कि हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट हाइट वाले इंडिविजुअल्स रहते हैं, और एक ऐसा जानवर आ गया है जो सिर्फ इंटरमीडिएट हाइट वाले को ही कंज्यूम करता है, तो टॉल वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ड्वार्फ वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे, बस बीच वाले नहीं रहेंगे, तो वो डिस्ट्रप्टिव होता है। ठीक है। अब अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सीधा सीधा पूछ लेंगे वो लोग, वो पूछेंगे किसी एक एग्जाम्पल को कोट करते हुए, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, वो आएगा किसी ना किसी एग्जाम्पल को कोट करते हुए। ठीक है। तो इसमें मिडल वाला ट्रेड सिलेक्ट हो गया। और डायरेक्शनल में क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे मीन था अगर, तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा, या फिर वो इस तरफ भी मूव कर सकता है ऐसे। ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का नेचुरल सिलेक्शन। ओके। इसके अलावा तुम लोग सेक्सुअल सिलेक्शन भी पढ़ सकते हो, है ना। सेक्सुअल सिलेक्शन हम बोलते हैं कि इट्स एक्चुअली इट सीम्स कि नेचुरल सिलेक्शन को अपोज करता है सेक्सुअल सिलेक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल सिलेक्शन? सेक्सुअल सिलेक्शन मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइप के सेक्स का दूसरे सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और मेट करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना। ठीक है। ये होता है सेक्सुअल सिलेक्शन, है ना। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि जब छोटी होती है मतलब जुवेनाइल होती है, तो उनका जो मॉर्फोलॉजी होता है वो काफी डिफरेंट होता है। लेकिन जब उनमें मेल्स मैच्योर होते हैं, मेल्स में प्यूबर्टी आती है उन बर्ड्स में, तो वो एज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक उनकी जो टेल होती है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और ब्लैकिश हो जाती है। तो जिसकी टेल ज्यादा लंबी होती है वो और ज्यादा ब्लैक होती है वो ज्यादा सिलेक्ट होता है बाय द फीमेल्स एज कंपेयर टू द अदर्स। ठीक है। तो इस टाइप से सेक्सुअल सिलेक्शन होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पे एक सेक्स या एक जेंडर जो है दूसरे वाले को सिलेक्ट करता है। ठीक है। जैसे कि टेल इन दिस केस जो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जिसमें छोटी टेल वाले इंडिविजुअल्स में बाहर से कोई बड़ी सी टेल लगा दी गई थी। ठीक है। तो ऐसा देखा गया जो फीमेल्स थी वो उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने लग गई थी, मतलब उस इंडिविजुअल बर्ड को सिलेक्ट करने लग गई थी जिसमें हमने कोई नकली टेल लगा दी थी बाहर से। ठीक है। तो ये बताता है कि सेक्सुअल सिलेक्शन होता है नेचर में और किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पे होता है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेड के तौर पे डेवलप होता है उस इंडिविजुअल में। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, नहीं फाइटोहॉर्मोन्स हम पहले करते हैं। एक फाइटोहॉर्मोन्स जो है, दो तीन चीजें फाइटोहॉर्मोन्स में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है फाइटोहॉर्मोन्स का केमिकल नेचर। ठीक है। फाइटोहॉर्मोन्स का केमिकल नेचर। केमिकल नेचर क्या होता है फाइटोहॉर्मोन्स? हमें पता है कि फाइटोहॉर्मोन्स में हमारे पास ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन आएगा। ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सिन, ऑक्सिन इज एन इंडोल डेरिवेटिव, है कि नहीं? ऑक्सिन इज एन इंडोल डेरिवेटिव। ठीक है। जिबर्लिन जो है वो एक फैटी एसिड डेरिवेटिव है। ठीक है। फैटी एसिड या फिर हम बोल सकते हैं इट्स अ टर्पिन डेरिवेटिव। ठीक है। हम बोल सकते हैं साइटोकाइनिन जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस का डेरिवेटिव होता है। ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव है। ठीक। ओके। अब जैसे इथाइलिन है, इथाइलिन जो है वो मेथियोनिन डेरिवेटिव है। इथाइलिन जो होती है हमें पता है कि C2H4 होती है और इसका प्रीकर्सर होता है मेथियोनिन। ठीक। अब और बचा क्या, एब्सिसिक एसिड जो है वो कार्टिनोइड डेरिवेटिव है। ठीक है। इतना तो कम से कम तुम लोग को पता ही होना चाहिए केमिकल नेचर क्या है इन पर्टिकुलर टाइप के हमारे फाइटोहॉर्मोन्स का। ओके। और ये भी कुछ के केस में तुम लोग को पता होना चाहिए कि इनके प्रिकर्सर्स क्या है। जैसे ऑक्सिन का प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन।
ठीक है, ट्रिप्टोफैन इज एन अमीनो एसिड, है ना, इट्स अ डुअल चेन एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है, ट्रिप्टोफैन। ओके, जिबरलिंस हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर बोल भी सकते हैं, नहीं बोलते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन भी नाइट्रोजनस बेस है, इथाइलिन, ये मैथ्योनिन मैंने बता ही दिया है यहाँ पे। यहाँ पे कार्टिनॉइड बोल सकते हैं या बायलाजेंथिन बोल सकते हैं, ठीक। ये एसिटिल कोई डेरिवेटिव हो सकता है क्योंकि टर्पीन डेरिवेटिव है ना। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, अगर इस पे क्वेश्चन आ गया। ओके, अब फाइटो हॉर्मोन्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। इनके केमिकल नेचर और फंक्शन तो तुम लोग याद करना। फंक्शन मैं बता देता हूँ तुम लोग को। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, दे आर ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, ग्रोथ प्रमोटिंग फाइटोहॉर्मोन्स। इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड आर ग्रोथ इनहिबिटिंग फाइटोहॉर्मोन्स, ठीक है। ये मैंने तुम लोग को एज अ ब्रॉड बता दिया, लेकिन इसके तुम लोग की जिम्मेदारी है कि खुद से एक बार रिवाइज कर लो। ओके, एक एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करती है, मेन फंक्शन क्या है इसका, ठीक। जिबरलिन जो है ग्रोथ कराता है, शूट ग्रोथ बहुत ज्यादा करा देता है, ठीक है। तो जिबरलिन जो है वो जिबरला फ्यूजिकोराई फॉर द फर्स्ट टाइम उसमें देखा गया था। साइटोकाइनिन भी शूट ग्रोथ कराता है ना। और हम बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इट्स अ नॉन एजिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये एजिंग नहीं होने देता है। इथिलीन जो है इसका डुअल रोल होता है। इथिलीन का हमारे जो बॉडी है उस, हमारी मतलब कि प्लांट की जो बॉडी है उसमें डुअल रोल रहता है। जैसे कि ये ग्रोथ, कुछ कुछ चीज़ों में ये ग्रोथ प्रमोटिंग भी देखी जाती है और कुछ कुछ में ये ग्रोथ इनहिबिटिंग भी देखी जाती है, ठीक है। जैसे कि ये फ्रूट्स की राइपनिंग कराता है, ठीक है, बट वही है कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने देता है। सीनेसेंस को प्रमोट करता है कभी कभी। ओके, एब्सिसिक एसिड इट्स प्योरली एन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये एब्सिशन कराता है, डोरमेंसी कराता है, ठीक है, फ्लावरिंग नहीं होने देता है, ये सब चीजें कराता है। और इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। एक मिनट रुकना पड़ेगा। इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन, ओके। नाउ इसमें मुझे तुम लोग को बताना है कि अगर क्वेश्चन आया या फिर कुछ थोड़ा सा, मतलब हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दे, बट ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन दे दे। जैसे कि ये तुम लोगों से सिग्नलिंग के बारे में पूछ सकता है, सिग्नलिंग के बारे में पूछ सकता है, और पूछेगा भी नहीं, क्वेश्चन में तुमको बता दिया जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर तुम लोग को सिंपल सा एक बताता हूँ कि ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन का जो इफेक्ट होता है, जैसे कि ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है ना, फ्रूट की राइपनिंग कराता है, ये सब चीजें ऑक्सिन का काम है ना। बट क्या वो ऑक्सिन करा रहा है या कोई और करा रहा है? हमारे पास सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स होती है। अब कुछ जीन्स ऐसी होती है जो ग्रोथ प्रमोटिंग होती है और कुछ ग्रोथ इनहिबिटिंग होती है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ग्रोथ प्रमोटिंग जीन्स जो है वो कैसे एक्टिवेट होगी, पहले उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन होगा, तभी तो एक्टिव होगी और प्रोटीन बनेगा कोई, और वो प्रोटीन किसी एक रिएक्शन में एंजाइम की तरह एक्ट करेगा जो कि ग्रोथ प्रमोटिंग रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगा, ठीक। अब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमको चाहिए होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जिसको मैं टीएफ से डिनोट कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनहिबिट करता है, तो वो इस जीन के एक्सप्रेशन को भी इनहिबिट कर देगा, और ये जीन ग्रोथ प्रमोटिंग थी, अब इसका एक्सप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ ग्रोथ, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव नहीं है अभी, है ना। तो यही होता है ऑक्सिन की सिग्नलिंग के केस में, कि जो पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन कराना होता है जिसको, ग्रोथ प्रमोटिंग जीन्स का, वो इनहिबिटेड रहता है इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, इनएक्टिव इन नॉर्मल कंडीशन।
नॉर्मल कंडीशंस, क्योंकि इससे कुछ एक सब्सटेंस बाइंड करके रखता है, कुछ एक जो है प्रोटीन बाइंड करके रखती है, हम बोल सकते हैं, जिसको हम ऑक्स IAA, ठीक है। ओके, अब ऑक्सिन का क्या काम है वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस इतना तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि ये ऑक्सिन किसी ना किसी पाथवे से होते हुए इस ऑक्स IAA को डिग्रेड करा देती है, ठीक है। अब ये ऑक्स IAA जब डिग्रेड हो जाता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव हो जाता है। अब जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव हो जाता है तो ये जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, और इस जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है तो ग्रोथ ज्यादा अमाउंट में होने लगती है, और हम उसी कारण से बोलने लग जाते हैं कि ऑक्सिन हैज अ रोल ऑफ इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ऐसे ये सिग्नलिंग चलती है ऑक्सिन की, ठीक। इसी टाइप से हमारी जो ग्रोथ चलती है या सिग्नलिंग चलती है जिबरलिंस की भी, ऐसे ही एक सिग्नलिंग चलती है हमारी दूसरे और भी हॉर्मोन्स की, ठीक है। तो ये जस्ट मैं तुम लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा या यही टॉपिक से आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सिग्नलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो यू शुड बी रेडी टू रीड एंड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन दिस मैनर। क्वेश्चन में ही तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया कि देयर इज सम प्रोटीन ऑक्साइड, देयर इज सम प्रोटीन, some transcription factor which is getting inhibited due to presence of this particular type of substance या chemical, और वो पूरा एक्सप्लेन करके फिर तुम लोगों से पूछेगा कि अब बताओ जो हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं उसमें सही कौन सा है या गलत कौन सा है, ठीक है। इस टाइप से चीजें पूछी जा सकती है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट से तुमको क्या पता चलता है कि ऑक्सिन एक्चुअली ग्रोथ नहीं करा रहा है, ऑक्सिन ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस को इनहिबिट कर रहा है, ग्रोथ तो जीन करा रहा है, ठीक है। ऐसी चीजें तुम लोग को देख सोचना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग का यहाँ से नहीं आएगा कि तुम लोग बोलो कि वन शॉट से क्वेश्चन आ गया, टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा सिमिलर टाइप का, लेकिन दिमाग तुम लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब सिमिलर वे में जिबर्लिन भी एक्ट करता है। जिबर्लिन जो है वो भी एक ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस को इनहिबिट करता है। जैसे एक प्रोटीन होती है डेला प्रोटीन, ठीक है। डेला प्रोटीन जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ नहीं होने देती है, ठीक है। और जब जिबर्लिन आता है तो वो इस डेला को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं GID1 वो एक्सप्रेस होने लग जाते हैं और ग्रोथ कराते हैं। नॉट GID1, देयर इज समथिंग एल्स, ठीक है, पर वो कॉन्सेप्ट सेम है, जैसा ऑक्सिन का है वैसा ही इसका भी है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे देखी जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है हमारा थर्ड टॉपिक। फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में एज अ रिवीजन में बता देता हूँ कि हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। पहले लाइट रिएक्शन होगी फिर डार्क रिएक्शन होगी, है ना। लाइट रिएक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा, ल्यूमेन में ज़्यादा H+ हो जाएंगे, स्ट्रोमा में कम हो जाएंगे, है ना। और उसकी वजह से एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होगा, इसकी वजह, और वो प्रोटीन मोटिव फोर्स ब्रेक होगा H+ आयंस के मूवमेंट के कारण, और H+ आयन जब मूव करेंगे तो एटीपी सिंथेज जो है वो ADP प्लस फॉस्फेट को मिला के एटीपी बनाएगा। ये है लाइट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि वो ये पूछ सकते हैं कि ल्यूमेन में ज्यादा ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ज्यादा पीएच कहाँ रहता है, ज्यादा पीएच कहाँ रहेगा, स्ट्रोमा में रहेगा, क्योंकि ल्यूमेन में तो कम पीएच हो जाएगा क्योंकि वहां पे तो H+ आयन ज्यादा हो जाएंगे, है ना। और वो इसको और भी घुमा सकता है, ठीक है। तो यू शुड कीप योर माइंड ओपन, इजी कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा घुमाया जा सकता है। आप लोगों को पता रहेगा कि थाइलाकॉइड में ल्यूमेन होता है और ल्यूमेन में H+ ज्यादा हो जाते हैं, ये सब सबको पता है। वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो ल्यूमेन, ये जो हमारा थाइलाकॉइड है, लाइट रिएक्शन हो रही थी और लेकिन हमने लाइट रिएक्शन के बीच में ही उठा लिया एक थाइलाकॉइड को, है ना, और उसके अंदर जो है pH 5 हो रखा था उस टाइम पे, ठीक है।
लेकिन हमने क्या किया, उसको एक ऐसे मीडियम में रख दिया जहां का पीएच 2 था, है ना। तो वो पूछे कि क्या अब कुछ मूवमेंट होगी, या फिर क्या, हाँ वही यही पूछ सकते हैं कि क्या अब मूवमेंट होगी किसी सब्सटेंस की, मतलब H प्लस आयंस की, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, कहाँ होगी ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन में वो ये बोल सकते हैं कि हमने लाइट रिएक्शन के दौरान का जो थाइलाकोइड था उसको उठाया, उसका पीएच 5 था और उसको हमने पीएच 8 वाले मीडियम में रख दिया। ठीक है। अब क्या होगा वो पूछ लेंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि इस केस में ये बाहर जाएगा प्रोटॉन्स, और इस केस में प्रोटॉन्स अंदर जाएंगे। ठीक है। तो जब प्रोटॉन्स बाहर जाएंगे तो एटीपी सिंथेसिस करा देगी। मान लो इसमें हमारे पास एटीपी सिंथेसिस के लिए जो भी सबस्ट्रेट था वो प्रेजेंट है इन दोनों में। ठीक है। तो ऐसे ये चीजें पूछी जा सकती है तुम लोगों से। ठीक। तो यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ इजी कॉन्सेप्ट को कितना भी कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। ठीक। तो दिस इज अबाउट लाइट रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन में भी सिमिलर चीज है। हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन में आते हैं, दे आर यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, बिकॉज फोटोसिंथेसिस का मेन मोटिव एटीपी प्रोड्यूस करना थोड़ा ही है। फोटोसिंथेसिस का मेन गोल है ग्लूकोज प्रोड्यूस करना, है ना। तो ग्लूकोज वहां पे प्रोड्यूस होती है, तीन रिएक्शंस होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। वहां पे जो फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ 1 CO2, जो कि कार्बोक्सिलेट होता है इन द राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को, जिसकी दोनों एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेज भी और ऑक्सीजनेज भी। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी तब होती है जब CO2 ज्यादा होता है, और ऑक्सीजनेज तब होती है जब वो ऑक्सीजन ज्यादा होता है। सो इट इज एक्टिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एंजाइम। ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल यहाँ से भी पूछा जा सकता है तुम लोगों से, है ना, क्योंकि रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी अफिनिटी शो करती है और CO2 के लिए भी अफिनिटी शो करती है। ठीक है। ये चीज तुम लोग को याद रखनी है। अब इस चैप्टर से और भी डेविएट कर सकते हैं वो लोग, हैचेन-स्लैक पाथवे यानी कि C4 पाथवे से भी पूछ सकते हैं, है ना। वो ये भी पूछ सकते हैं कि C4 पाथवे में जो बंडल शीथ सेल है और न्यूट्रोफिल सेल है उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है ना। रुबिस्को किस में प्रेजेंट है, रुबिस्को इन केस ऑफ हैचेन-स्लैक पाथवे या C4 पाथवे किस में प्रेजेंट होती है, वो बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होती है। और जो हमारी न्यूट्रोफिल सेल होती है उसमें पेप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। ये चीज तुम लोग को याद रखनी है। ठीक है। और वहां पे वो ये भी पूछ सकते हैं कि C4 साइकिल और C3 साइकिल जो है, क्या C3 साइकिल C4 साइकिल में चलती है। यस, C3 साइकिल इज कॉमन इन ऑल द फोटोसिंथेटिक पाथवे, चाहे वो कैम्प पाथवे हो, C4 हो या C3 खुद हो। ठीक है। और C3 जो है वो हैचेन-स्लैक पाथवे में बंडल शीथ सेल्स में चलती है। ठीक है। इतनी चीज तुम लोग को याद रखनी है, और इतनी चीज यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल भी है इस चैप्टर में। इसके अलावा एक और चीज है जो कि है एक्शन पोटेंशियल एंड एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल। सो अब मैं इनकी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ तुम लोग को। एक्शन पोटेंशियल हमें बताता है कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होती है बाय विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, है ना। तो हमें पता है कि रेड और ब्लू लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी यही लाइट एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मतलब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बताता, और एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो हमें बताता है कि कौन से रीजन में या कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है। ठीक है। तो रेड एंड ब्लू वाले रीजन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, यानी कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन उन्हीं वेवलेंथ ऑफ लाइट पे होंगी। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक, और बायोकेमिस्ट्री में दो तीन चीजों के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंजाइम। ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी। अब एंजाइम एक्टिविटी का क्या मतलब है। एंजाइम एक्टिविटी में तुम लोगों को पता है कि ट्रेंड, अगर तुम लोग पीवाईक्यूज का देखते हो तो कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। मोस्टली जिसमें से कॉम्पिटिटिव इनिबिशन पे क्वेश्चन आते हैं, केएम और बीमैक्स को लेके। ठीक है। तो हमें पता है कि केएम और बीमैक्स क्या होता है। केएम इज व्हाट, केएम एक्चुअली is the substrate concentration at which the reaction reaches half of its maximum velocity, and it also tells about the affinity of the substrate towards the enzyme. ठीक है।
तो जिसका Km कम होता है उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है टुवर्ड्स द एंजाइम, और जिसका Km ज्यादा होता है उसकी एफिनिटी कम। ठीक है, तो Km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक, ये चीज है यहाँ पे। ओके, और वी मैक्स क्या है? वी मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक, एंड जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं तुम लोग को फॉर्मूला भी लिख के देता हूँ। v इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। ये चीज़ों को टफ नहीं, इजी बनाने के लिए है, क्योंकि तुम लोग इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके अपना आंसर भी निकाल सकते हो अगर कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाए। ठीक है, ये भी है। नाउ अब ये एंजाइम एक्टिविटी जो है, ये दो पैरामीटर्स हैं जो एंजाइम्स के बारे में हमको बताते हैं, रिएक्शंस के बारे में बताते हैं, Km और Vmax। अब होता क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं बहुत सारे इनहिबिटर्स। ठीक है, कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एंजाइम के स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बहुत मिलता जुलता है। जैसे कि ये एक एंजाइम है, इसका नॉर्मल सबस्ट्रेट ऐसा है तो कि यहाँ पे लगता है। एक इनहिबिटर है, उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो लेकिन ये इनहिबिटर है और सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो अगर इस सबस्ट्रेट की जगह हमने ये इनहिबिटर डाल दिया है एंजाइम कंटेनिंग मीडियम में, तो वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट भी कर सकता है। अगर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों ही है एक मीडियम में, तो सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है और इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है इस एंजाइम से। जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो वो प्रोडक्ट देगा, जब इनहिबिटर बाइंड करेगा तो वो उस एंजाइम को रिएक्ट नहीं करने देगा। ठीक है, सबस्ट्रेट से। So this is known as competitive inhibitor because substrate and inhibitor are competing for the active site of the enzyme. ठीक है, तो this is known as competitive inhibitor। और competitive inhibitor जो है वो Km और Vmax जैसे पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है, जिसमें ये Km को हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज कर देता है और Vmax को अफेक्ट नहीं करता है। Vmax remains constant। ठीक है, इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूं पर करूंगा नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, Km इंक्रीज करता है मतलब क्या है कि Km इंक्रीज, मैंने बोला कि Km इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब एफिनिटी ऑफ द एंजाइम, एफिनिटी ऑफ द सबस्ट्रेट टुवर्ड्स द एंजाइम डिक्रीजेस। ठीक है, तो Km यानी Km ये इंक्रीज कर दे रहा है, मतलब कि ये रिएक्शन को स्लो करा रहा है। ठीक है, एफिनिटी को कम कर दे रहा है। सिमिलरली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि हमारा जो ये है इनहिबिटर है, वो एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड करता है एंजाइम की, वो कहीं और बाइंड करता है। सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड कर सकता है एक्टिव साइट पे, लेकिन इनहिबिटर कहीं और बाइंड करता है। और लेकिन वो इनहिबिटर जहाँ बाइंड करता है उसके बाइंडिंग के कारण जो एक्टिव साइट है उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं या कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिव साइट अब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये परमानेंटली Km को, मतलब परमानेंटली Vmax को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव में सम अदर साइट पे इनहिबिटर बाइंड करता है। ठीक है, इनहिबिटर बाइंड्स टू सम अदर साइट्स। नाउ अच्छा ठीक है, तो इस पे ये किसको अफेक्ट करता है? Km को नहीं इफेक्ट करता है, Km रिमेंस कांस्टेंट इन दिस केस, और Vmax जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज वन शॉट वीडियो, है ना। सिमिलरली अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी होते हैं। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? जो कि Km और Vmax दोनों को ही डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, दोनों को ही डिक्रीज कर देते हैं। ओके, अब ये तो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन वो लोग इससे क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, वो लोग पूछेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन। वो लोग हो सकता है कि इस इक्वेशन को मेंशन कर दें जो मैंने बताई थी ये वाली, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दें, और उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि इसमें Vmax और Km दोनों चीजें हैं, तो हर एक इनहिबिटर के केसेस में Km और Vmax अलग टाइप से मतलब चेंज हो रहे हैं, है ना।
तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी अलग टाइप से चेंज हो रहा होगा फॉर ईच टाइप ऑफ इनहिबिटर दैट इज बीइंग एडेड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नाउ ये तो हो गया एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। अब इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या क्या है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कौन से बॉन्ड से लिंक होते हैं, पता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विच इज एन ईथर लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अमाइड लिंकेज। हम बोल सकते हैं जो हमारे फैट्स हैं या फिर लिपिड्स हैं, दे आर जॉइंड बाय ईस्टर लिंकेजेस, है ना। और न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लिक एसिड, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से शुगर की बैकबोन जो है वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ठीक। तो ये चीज है हमारे पास यहाँ पे। ओके, वैसे तो पूरा बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बट फॉर द लास्ट मोमेंट मुझे जहां तक लगता है वो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज डन। इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी की खास बात यह है कि इम्यूनोलॉजी से अगर क्वेश्चन आएगा या आ सकता है तो वहां पे हर चीज लिंक्ड है एक्चुअली में इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी है, हमारे पास अडेप्टिव इम्यूनिटी है। ठीक है, इसमें से इन्नेट इम्यूनिटी भी ऑल नो कि वो बर्थ बाय बर्थ रहती है, जैसे कि हमारा फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, साइटोकिन बैरियर्स, है ना। है ना, जैसे कि लाइजोजाइम इन सलाइवा, जैसे कि स्किन जो कि नॉन स्पेसिफिकली एक्ट करती है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी में इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी ज्यादा स्पेसिफिक होती है, इन्नेट जो होती है वो बाय बर्थ होती है और वो नॉन स्पेसिफिक होती है। ओके, अडेप्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास आते हैं मेनली बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और टी सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं बी सेल्स की टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और वो मेमोरी भी रखते हैं कि कभी किसी साल पहले हमारे अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ था जो कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने या वायरस ने किया था। अब वायरसेस के लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो वायरसेस क्यों डिजीज बार बार कॉज कर पाते हैं, क्योंकि वायरसेस में म्यूटेशन होने की रेट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो मेमोरी टी सेल्स बनाते हैं बोलते हैं कि ये वायरस ने हमें अफेक्ट किया था, तो उनके अंदर मेमोरी है, लेकिन वो वायरस जो है वो म्यूटेट होकर थोड़ा चेंज होकर आ जाता है। तो टी सेल्स के थोड़े बुद्धि भी होते हैं, टी सेल्स वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो उनको जब तक वो चीज़ नहीं दिखती है जो पिछली बार आई थी तब तक वो पहचान नहीं पाते हैं। बोलते हैं ये तो आदमी नहीं था, लेकिन वायरस को पता है कि वो तो म्यूटेट हो गया है, तो वो फिर अफेक्ट कर जाता है। दैट इज द रीजन वाई वायरसेस एक्चुअली कैन डू द इन्फेक्शंस मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मतलब सेम वायरस बार बार इन्फेक्शन कर सकता है और हमारी बॉडी उसको इन्फेक्ट करने भी देती है क्योंकि वो म्यूटेटेड होके आते हैं। ठीक, ये चीजें हैं। नाउ अब ये सब तो है थ्योरेटिकल चीजें, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीजों से क्वेश्चन बना के पूछा सकता है। जैसे कि एक होती है टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। लैब में किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमारे पास एंटीजन और एंटीबॉडी स्पेसिफिक चीजें देखी जाती है। जैसे हमने यहाँ पे एक एंटीबॉडी डाल दी है और यहाँ पे एंटीजन ए डाल दिया है, यहाँ पे एंटीजन बी, यहाँ पे एंटीजन सी, यहाँ पे एंटीजन डी डाल दिया है, और ये एंटीबॉडी सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन से बाइंड करती है इन चारों में से। तो जिसके साथ भी ये बाइंड करती है उस डायरेक्शन में ये एक प्रेसिपिटेट या वाइट टाइप का स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी और एंटीजन जब इंटरैक्ट करते हैं तो वो कोआगुलेट होते हैं। ठीक है, और जब वो कोआगुलेट होते हैं या एग्लूटिनेट होते हैं तो वो, मतलब एग्लूटिनेट नहीं बोल सकते, प्रेसिपिटेट होते हैं, तो वो कुछ स्ट्रक्चर वहां पे बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमने एक एंटीबॉडी ली है विच इज स्पेसिफिक टुवर्ड्स वन टाइप ऑफ एंटीजन, हाँ एंटीजन,
विच में बी ए, विच में बी बी सी डी। और फिर वो एक और डायग्राम बना देंगे और हमें दिखा देंगे कि आफ्टर 1 आवर या फिर आफ्टर 1 डे हमें इस टाइप का चीज देखने को मिली है इन द प्लेट। और लाइन वो एक तरफ बना देंगे और पूछ लेंगे कि भाई बताओ कौन से एंटीजन के स्पेसिफिक है या एंटीबॉडी, से पूछ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो 2 लाइंस बना दें और फिर पूछ लें कि क्या ये एंटीबॉडी सिर्फ एक ही एंटीजन के स्पेसिफिक है या इसकी डुअल फंक्शन है, डुअल मतलब स्पेसिफिसिटी है ना। हो सकता है कि ये एंटीबॉडी जिस ऑर्गेनल से ली गई है वो पॉलीक्लोनल टाइप का रिस्पॉन्स बना रहा है। ठीक है, वो बहुत सारे टाइप के एंटीबॉडीज बना रहा है जो कि डी के स्पेसिफिक भी है और ए के स्पेसिफिक भी है। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जो एंटीबॉडी किसी ऑर्गेनल से ली गई है ना, यहाँ पे डाली गई है, क्या वो मोनोक्लोनल है या पॉलीक्लोनल है, ऐसे भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो कहने का मतलब यह है कि दिमाग खुला रखना है। ठीक है, ना ये तो हुआ इस चीज की बात। अब दूसरी चीज है HIV। HIV एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तुम लोग की बुक में भी है ना। अब HIV में पूछा जा सकता है एक चीज कि पहली बात तो यह है कि HIV होती कैसे है। हमें पता है कि बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है जब बॉडी फ्लूइड्स जो है जिसमें वायरसेस हैं अगर वो एक्सपोज हो जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म से तो उसको HIV हो सकता है, मतलब किसी भी ह्यूमन से हम बोल सकते हैं। ठीक है, और HIV अफेक्ट करता है हमारे हेल्पर टी सेल्स को, ठीक, मैक्रोफेजेस को भी अफेक्ट करता है ना। ये चीज पूछी जा सकती है। और उसके बाद पूछा जा सकता है कि जो हमारी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होती है टुवर्ड्स एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन वो कैसी होती है। ठीक है, वो ऐसी होती है जब हमारा शुरुआती इन्फेक्शन होता है ना तो उसमें हमारा जो IgM है वो पहले शूट क्रिएट करता है ऐसे, और दूसरे इन्फेक्शन पे हमारा IgM उतना ज़्यादा हाई अमाउंट में नहीं शूट क्रिएट करता है। ठीक है, IgM ना इनिशियल टाइम ऑफ इन्फेक्शन पे हाई होता है, उसके बाद वो नीचे चला जाता है। ठीक है, सेकेंड इन्फेक्शन पे वो हाई नहीं जाता है। ठीक, IgG हमारी जो एंटीबॉडी होती है ना वो इनिशियल इन्फेक्शन पे फर्स्ट टाइम अगर इन्फेक्शन हो तो उतना हाई नहीं जाती है। लेकिन अगर हमारा सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होता है विद द सेम बैक्टीरिया या सेम वायरस तो हमारी IgG बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाई हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ भी तुम लोग को याद रखनी है कि कौन सी एंटीबॉडी कौन से टाइम ऑफ इन्फेक्शन पे ज़्यादा हाई होती है। जैसे IgM जो है वो फर्स्ट इन्फेक्शन पे हाई होती है और IgG जो होती है वो सेकेंड इन्फेक्शन पे हाई होती है। और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट जो है वो IgG एंटीबॉडी का ही होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि IgA, IgM, IgG एंटीबॉडीज के फंक्शन क्या है, IgE एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है। एक एक लाइन में तुम लोग को याद रखना है कि IgE एलर्जिक रिस्पॉन्स में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, IgA कोलेस्ट्रम ऑफ मिल्क या फिर बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है ना। IgG सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है और ये मेन एंटीबॉडी है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करती है। ठीक है, ये चीज़ें तुम लोग को याद रखनी है। ओके, एक मिनट रुकना। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये भी हो गया। इकोलॉजी। इकोलॉजी हमें पता है कि काफ़ी सिंपल टॉपिक है बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी स्कोरिंग टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ओके, तुम लोग को करके जाना है इसको और रिवाइज करने में टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक, बट ये भी मत सोच के जाना कि इकोलॉजी तो हमने पढ़ ली है और हो भी जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इकोलॉजी से क्वेश्चन जो है वो बना के पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वहां से तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं कि म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे या फिर कॉन्सेप्चुअल पूछे जाएंगे। जैसे कि वो बोल दें कि एक बैक्टीरिया है जो कि किस कहीं पे अफेक्ट कर रहा है किसी एक पॉपुलेशन को, है ना, बट एट द सेम टाइम वो बैक्टीरिया किसी और को किसी और टाइप से अफेक्ट कर रहा है, तो इसका उसके साथ क्या रिलेशन है और इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, ऐसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है,
जैसे कि अगर मैं अपने मन से एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि ए एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बी को कंज्यूम करता है, ठीक है, और बी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सी को कंज्यूम करता है, ठीक। लेकिन सी जो है, लेट अस से कि सी जो है वो डी को कंज्यूम करता है, और डी जो है, नहीं नहीं हम ऐसे नहीं बोल सकते, जो सी है उसका म्यूचुअल रिलेशनशिप रहता है इसके साथ, ठीक, और ये डी जो है ये ए को कंज्यूम कर लेता है, ठीक। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि इनडायरेक्टली मुझे ये बताओ कि क्या ए मतलब बी और डी के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी ये तुम लोगों को लग रहा होगा क्योंकि मैंने नया नया क्वेश्चन बनाया है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे अगर बायोटिक इंटरेक्शन से पूछे गए तो हम बोल सकते हैं, एक वेग आइडिया हम लगा सकते हैं कि ए बी को कंज्यूम करता है, बी सी को करता है, सी और डी म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन ये डी जो है ये बी को कंज्यूम करता है, ठीक है। अगर ये बी को कंज्यूम कर रहा है तो ए के कंज्यूम करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बी और ए के बीच क्या रिलेशनशिप है, बी और ए के बीच एक कॉम्पिटिटिव टाइप का रिलेशनशिप है कि नहीं है कि नहीं, है ना। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। अब इसको वो और भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, कोई और दो तीन स्टेटमेंट जोड़ देंगे और बोल देंगे कि अब बताओ कोई ई या एफ टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है उससे क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। सो बी रेडी टू फेस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। बेसिक तो तुम लोग को पता ही है कि जो कमेंसरिज्म होता है उसमें प्लस प्लस जीरो टाइप का इंटरेक्शन है, एमेंसिज्म में माइनस जीरो टाइप का इंटरेक्शन है, पैरासिटिज्म में प्लस जीरो टाइप का इंटरेक्शन है, ठीक। प्लस जीरो क्यों, प्लस माइनस टाइप का इंटरेक्शन है, प्रिडेशन में प्लस जीरो टाइप का इंटरेक्शन है ना, कॉम्पिटिशन में माइनस माइनस टाइप का इंटरेक्शन है, ठीक। तो ये सब तुम लोग को पता होना चाहिए, तभी तो तुम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे बिल्ड कर पाओगे। अगर बेसिक्स ही नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक। हाँ। अगला क्वेश्चन जैसे अगर मैं पूछूं तुम लोगों से, वो ये है कि पूछा जा सकता है अबाउट दिस पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा सकता है। सबसे हमेशा जो अपराइट रहता है वो कौन सा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है। पिरामिड ऑफ बायोमास में अपराइट पिरामिड जो है वो कब नहीं होता है, कौन से एग्जाम्पल है उसके, फाइटोप्लैंक्टन ज़ूप्लैंक्टन वाला एग्जाम्पल है। पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड कब होता है, हम ट्री को सिस्टम को देखते हैं तब होता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ओके। और तुम लोगों से बायोडाइवर्सिटी से भी चीज़ें पूछी जा सकती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है वो ये वाला टॉपिक है जो तुम लोगों का को एक्सटिंक्शन या फिर एलियन स्पीसीज इन्वेजन, है ना, एविल क्वार्टेट वाला टॉपिक है, वो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि वो एक हॉट टॉपिक भी बोल सकते हैं हम लोग जो कि सोसाइटी में देखा है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, वो होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन से पूछा जा सकता है चीज़ें, क्योंकि वो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो है वो वर्ल्ड में बहुत सारे देखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक पर्टिकुलर टाइप का जो रैबिट पॉपुलेशन थी मुझे लगता है, या फिर फ्रॉग पॉपुलेशन थी या टोड पॉपुलेशन थी, वो इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसका नेचुरल प्रेडेटर ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन में था ही नहीं, जिसकी वजह से वो ओवर क्राउडेड कर दिया उसने, मतलब ओवर ग्रो कर दिया, और वो वहाँ के ऑर्गेनिज्म के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि कैसे ये होता है, कैसे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, मतलब बताता हूँ तुम लोगों को, तो क्या टॉपिक है,
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से तो तुम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हो कि एक्चुअली में यही पर्टिकुलर चीज पूछी जाएगी कि नहीं, क्योंकि हर चीज इंटरलिंक्ड है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी बोथ आर इंटरलिंक्ड। हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बेसिक टॉपिक से पूछा सकता है, मतलब ट्रांसलेशन, मतलब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, इन तीनों से तो चीजें पूछी ही जा सकती हैं, तो ये तो तुमको आना ही चाहिए, है ना। रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन आना ही चाहिए, है ना। उस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो तुम लोगों को करने पड़ेंगे, जो इकोलाई वाले हैं, है ना। जिसमें अगर इकोलाई को N15 मीडियम पे ग्रो कराया जाए, है ना, तो आफ्टर 1 जनरेशन या 2 जनरेशन हमको किस टाइप के डीएनए देखने को मिलेंगे, क्या वो हैवी डीएनए होंगे, क्या लाइट होंगे, क्या हाइब्रिड होंगे, कितने हैवी होंगे, कितने हाइब्रिड होंगे, कितने इस टाइप की चीज़ें होंगी, है ना। ये चीज़ें तुम लोग को याद रखनी है। ट्रांसक्रिप्शन में तुम लोग को ये याद रखना है कि किस डायरेक्शन में, तीनों में ही ये तुम लोग को याद रखना है कि किस डायरेक्शन में तुम लोग की ये प्रोसेस पॉलीमराइजेशन होती है ना। कौन सा स्टैंड टेम्पलेट होता है, कौन सा कोडिंग होता है, कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड की कॉम्प्लीमेंटैरिटी, जो हमारे mRNA है उसकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी किसके साथ होती है, और उसकी जो सीक्वेंसेज है वो किसके साथ मैच होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कोडिंग स्ट्रैंड या नॉनसेंस स्ट्रैंड जो है उससे सीक्वेंसेस मैच करते हैं हमारे mRNA के, जस्ट द डिफरेंस इज कि यूरासिल और थाइमिन का डिफरेंस है। ठीक है, और टेम्पलेट के तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारा mRNA भी और कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम लोग को याद रखनी। ओके, अब आगे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो हमारा हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है ना। तो वो बोलते हैं कि बैक्टीरियोफाज जो है वो इन्फेक्ट करता है हमारे ई कोलाई को, और इसमें इंसर्ट कर देता है अपना डीएनए, है ना। और फिर हम जब उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं या ब्लेंड करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा डीएनए है वो नीचे चला आता है और जो कोट है वो ऊपर चला जाता है। कोट में किस टाइप की रेडियो एक्टिविटी देखी जाएगी, सल्फर की देखी जाएगी, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द कोट, है ना। डीएनए जो है उसकी रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखी जाएगी, दैट विल बी सीन इन द डाउन साइड, है ना। क्यों, क्योंकि जो डीएनए है वो इकोलाई के अंदर होगा, है ना। और वायरस ने तो अपना जो डीएनए है वो इंसर्ट ही कर दिया है इकोलाई के अंदर, तो वो नीचे पाया जाएगा। तो फोस्फोरस की रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिलेगी, नीचे मिलेगी। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट्स तुम लोग को पढ़ के जाने कम से कम। अब इसके बाद जो आता है हमारा वो फिंगर प्रिंटिंग एक इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड से भी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, है ना, पूछे जा सकते हैं कि अगर मान लो हम लोग को AAG बनाना है एक मीडियम में, हमने एक किसी ट्यूब में सारी की सारी कंडीशंस डाल दी हैं, सारे के सारे सबस्ट्रेट एंजाइम डाल दिए हैं जो कि पॉलीमराइजेशन करते हैं, और हमने ए और जी जो है वो 1:3 रेशो में डाल दिए हैं। ठीक है, तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग AAG, है ना। तो ये चीज़ तुम लोग को आनी चाहिए कि कैसे इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, 1:5 अगर बोल देता है वो, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे AAG आने की। जैसे अगर हम बोलते कि AAG आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर A:G 1:5 है, क्या होगी 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तुम लोग को क्वेश्चन आने चाहिए था, तो ऐसे सोचना भी पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे मैंने ऑलरेडी आईआईटी वाले जो वीडियो अपलोड की थी वहां पे बता चुका हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैटरनिटी टेस्टिंग वाले आ सकते हैं, किसी एक कन्विक्ट को पकड़ने के लिए यूज हो सकती है ना ये टेक्नोलॉजी। तो हम बोल सकते हैं कि मान लो एक जगह पे क्राइम हुआ और वहाँ पे क्रिमिनल और जो आदमी जो खत्म हो गया, जिसका मर्डर हुआ है, उसके बीच हाथापाई हुई, और क्रिमिनल का थोड़ा सा ब्लड लॉस हो गया, यहाँ पे ब्लड हुआ है, पड़ा हुआ है, और यही एक सबूत की तरह एक्ट करता है ना। तो इसमें से उन्होंने आरबीसी हटा दिया,
जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना, फॉरेंसिक लेवल। आरबीसी हटा दिया, प्लेटलेट हटा दिए, और उन्होंने व्हाइट ब्लड सेल से डीएनए निकाला और डीएनए में डीएनए को फ्रैगमेंट किया और उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके बैंडिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया। तो मान लो इस टाइप के बैंडिंग पैटर्न उन्होंने ऑब्जर्व किए, और क्राइम सीन में जो पर्सन थे उस टाइम पे कैमरे से उन्होंने देख लिया और बोला कि इतने लोग थे यहाँ पे, अब यही चारों में से कोई एक होगा, है ना। तो ये बारकोड है किसका, ये बारकोड है कन्विक्ट का। अब इस बारकोड से या इन बैंडिंग पैटर्न से जिसका बैंडिंग पैटर्न मैच करेगा वही होगा क्रिमिनल। ठीक है, तो अगर पर्सन ए बी सी डी चारों से मैच हमने कराया और हमको ऐसा वाला बारकोड सी में मिल गया, मान लो सारे के सारे बैंडिंग पैटर्न इसके मैच कर रहे हैं मौका वारदात पे जो हमको ब्लड मिला था उससे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका बारकोड सेम है, तो मतलब ये जो सी पर्सन है वो क्रिमिनल है, उसको फांसी दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए मतलब कि रिपीटेटिव डीएनए होते हैं जो कि 20 से 20,000 टाइम रिपीट होते हैं, जिनको हम VNTR भी बोलते हैं। VNTR मतलब कि वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी अगर हम कवर करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में हर एक चीज लिंक्ड है, तो तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये तो हमको पढ़ाया था और ये नहीं पढ़ाया था। तो वन शॉट से जो क्वेश्चन आया वो यहाँ से आया था, इसका मतलब है कि हमको नहीं पढ़ाया, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक कनेक्टेड है, तो तुम लोग को मेनली इसमें सोचना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं शुरुआत में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें से बहुत सारे मैनिपुलेशन करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक प्लाज्मिड था जिसका साइज है 4000 बेस पेयर। ठीक, और इस प्लाज्मिड के अंदर लेटस से कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी। मान लो कि ZO1 की कोई साइट थी, मान लो कि हमारे पास इको R1 की साइट थी, और मान लो कोई और भी साइट थी, लेटस से BAMH1 साइट थी। ठीक है, और हमने कट कर दिया उस डीएनए को। ठीक, और हमने इंसर्ट कर दिया एक दूसरे वाले पर्टिकुलर टाइप के प्लाज्मिड को जो कि हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मान लो कि अपना जो प्लाज्मिड जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है, मान लो उसका साइज है 1000 बेस पेयर। ठीक है, 1000 बेस पेयर उसका साइज है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि हमने 1000 बेस पेयर वाला तो डाल दिया डीएनए, तो ये टोटल हो गया 5000 का। उसके बाद हमने इसको फिर से कट कर दिया। ठीक है, और हमने उसको जेल पे रन किया और उसमें एक पर्टिकुलर टाइप के बैंड पैटर्न्स दिखाई दिए। ठीक है, और उन बैंड पैटर्न्स के बेसिस पे वो पूछ सकते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर टाइप पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो कट साइट थी वो इसके बीच में प्रेजेंट है या नहीं है ना। वो बैंड पैटर्न के बेसिस पे पूछ सकते हैं कि जो हमारे कट साइट्स हैं ZO1 की, इको R1 की या BAMH1 की, वो कितनी कितनी दूर है, वो या फिर वो कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। 4 डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड फिर बना के दे देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है जो कि ट्रिकी लगता है बच्चों को। वो ये है कि कहते हैं कि हमारे पास एक डीएनए था, मतलब एक प्लाज्मिड था हमारे पास, और हमने उस प्लाज्मिड में इको R1 कट साइट थी लेटेस्ट। ठीक है, हमने उसको कट किया और रन कर दिया जेल पर। ठीक है, और हमको उस जेल में एक ही बैंड दिखाई दिया। ठीक है, और हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो प्लाज्मिड है ये 4000 बेसिस का था, 4000 बेसिस का था, लेकिन हमको जो बैंड दिखा है वो 2000 बेस पे दिखा है। ठीक है, और फिर वो पूछ लेंगे कि कितनी इको R1 कट साइट्स थी बताओ इस प्लाज्मिड में, तो कितनी इको R1 कट साइट्स होंगी, कितनी होंगी
हमें 2000 बेसिस का एक बैंड मिला है, ठीक है, जबकि ये 4000 का था, ठीक है। या तो कोई बोल सकता है कि यार ये तो गलत, क्वेश्चन ही गलत है ना, या तो वो देख सकता है कि कैसे क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो हो सकता है कि एक इको आर वन कट साइड यहाँ पे हो, ठीक है, एक इको आर वन कट साइड है, मान लो ये यहाँ पे आके इसने काटा, जब ये कट जाएगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, है ना। उसके बाद हो सकता है कि इस पूरे स्ट्रेट डीएनए में कहीं पे बीच में इको आर वन कट साइड हो, मतलब कि ये इको आर वन एक और एक दोनों ही इक्विडिस्टेंट हो, मतलब कि यहाँ से भी 2000 बेसिस की हो और यहाँ से भी 2000 बेसिस की हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे जब कट करेगा तो ये 2000 बेसिस की आ जाएगी, ये भी 2000 बेसिस की आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों का लेंथ हो गया सेम, हो गया ना। और जब हम उसको जेल पे रन करेंगे तो ये वाला भी इतना ही मूव करेगा और ये वाला भी इतना ही मूव करेगा, है ना। तो ऐसी क्वेश्चन भी पूछे आ सकते हैं जो तुम लोग को ट्रिकी लग सकते हैं, बट वहां पे ट्रिकी मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा तुम लोग को, अगर सही करना है। नहीं करना है तो तुम छोड़ दो, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे तुम लोग का एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जो हमारा ट्राई जीन होता है ना, वो किल करता है हमारे कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट्स को, तो वहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। उसको लिंक भी किया जा सकता है एवोल्यूशन से कि पहले हमने जो इंसर्ट किया था जीन उस पर्टिकुलर प्लांट में, वो किल, इट वाज एबल टू किल द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट, बट देन कुछ इंसेक्ट ऐसे थे जो खत्म नहीं भी हो रहे थे, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कौन से इंसेक्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, वो एवोल्यूशनरली कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा होगा उनमें, ऑपरेट हो रहा होगा, है ना। तो ये सब चीजें वो लोग पूछ सकते हैं लिंक करके, ओके। तुम लोग को रेडी रहना है सोचने के लिए और पढ़ने के लिए क्वेश्चंस, ठीक। नाउ एक और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन, ठीक। अब नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन में सिंपल तुम लोगों को बस इतना समझना है, एक ग्राफ बस समझना है। ग्राफ क्या है, ये है ग्राफ, ये है ग्राफ, है ना। या फिर हम ज्यादा अगर टेक्निकल बनाते हैं तो ग्राफ ऐसे दिखता है, ठीक। अब नॉर्मल कंडीशन पे हम बोलते हैं कि हमारा न्यूरॉन जो होता है वो होता है पोलराइज स्टेट में, यानी कि उसके जो एक्सॉन है उसका बाहर और अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहता है, मतलब कि बाहर पॉजिटिव रहता है और अंदर नेगेटिव रहता है ना। ऐसा ही पूरी जो हमारी एक्सॉन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइज स्टेट, ठीक है, पोलराइज स्टेट। अब जब पोलराइज स्टेट रहता है ना तो उस टाइम पे हमारा जो न्यूरॉन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो रहता है अबाउट -70 मिली वोल्ट, ठीक। जब कोई स्टिमुलस आता है और वो इतना स्ट्रांग होता है कि हमारे जो -70 मिली वोल्ट के रेस्टिंग पोटेंशियल को चेंज करके -55 या उससे कम तक लेके चला जाए, -55, -54, -53 इस तरफ लेके चला जाए, तब हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। और इस थ्रेशोल्ड के टूटते ही या ब्रेक होते ही हमारे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स वो बहुत तेजी से ओपन होने लग जाते हैं ऑन द एक्सॉन ब्लॉक, ठीक है। और जिसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल है वो अंदर की तरफ पॉजिटिव होता चला जाता है और यहाँ पे ये ऊपर ही ऊपर जाता चला जाता है, ठीक है। तो ये पहुंच जाता है अबाउट +30 पर, +30 मिली वोल्ट पे पहुंच जाता है, ठीक है। एंड दिस शूट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल और डीपोलराइजेशन। यही है नर्व इम्पल्स, डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि नर्व इम्पल्स हमने जनरेट कर दी और हमको हमेशा तो जनरेट करके रखनी नहीं है, हमको उसको नीचे भी लेके आना है क्योंकि हमको नॉर्मल कंडीशन रिस्टोर करनी है ना। तो नीचे लाने के लिए क्या होगा,
हमको फिर से अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव करना है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हमको अंदर का एनवायरनमेंट करना है, इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, या तो अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा ले आओ, विच इज नॉट पॉसिबल, या तो अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर लेके चले जाओ, है ना। तो यही करता है, सेकेंड ऑप्शन इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। क्या होता है कि अंदर बहुत सारे पोटेशियम फील्ड होते हैं, पोटेशियम आयंस, तो बहुत सारे पोटेशियम आयंस बाहर जाने लग जाते हैं, क्योंकि आफ्टर द नर्व इम्पल्स जनरेशन वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स खुलने लग जाते हैं बहुत तेजी से। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स बहुत तेजी से खुलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर का चार्ज फिर से नेगेटिव की तरफ जाने लग जाता है। इसी को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, ठीक। और यहाँ पे एंड में थोड़ा सा हाइपर पोलराइजेशन भी हो जाता है, मतलब कि -70 मिलीवोल्ट से भी नीचे चला जाता है अंदर का जो चार्ज होता है, मतलब अंदर का जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस होता है, अंदर का क्या जो कंपैरिजन है ना, वो थोड़ी टाइम के लिए जाता है, ठीक। ये है नर्व इम्पल्स जनरेशन। अब नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई, एक्सॉन के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट भी हो जाती है। कैसे? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता जाता है लोकल करंट्स के थ्रू, तो वो ट्रांसफर तो हो जाती है। बट एक बार जब हमारा नर्व एंडिंग आ जाता है, तब वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे कैसे जाती है? वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाती है विद द हेल्प ऑफ either either one of the two types of synapses, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स या केमिकल सिनैप्स। अब इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में पता है कि बहुत ही जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, अब मतलब पोलर सेल्स, तो हमेशा ही डेंड्राइट से नर्व इम्पल्स आती है और सिनैप्स पे जाके खत्म हो जाती है, या फिर नर्व एंडिंग पे जाके खत्म हो जाती है ना। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल वे में वो ट्रांसफर होता है टू द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन, तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन दिस पर्टिकुलर nerve ending of one neuron और this particular start site of the other dendrite, वो बहुत पास होता है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, और इनके बीच ना आयन चैनल्स होते हैं, सोडियम गेटेड आयन चैनल्स, तो इसके थ्रू वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर का केस। एक होता है केमिकल ट्रांसफर, जिसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है वो बाइंड होते हैं, वो निकलते हैं यहाँ से। जब यहाँ पे नर्व इम्पल्स आती है तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे फील्ड होते हैं वेसिकल के अंदर, लेकिन इनको नहीं पता है कि नर्व इम्पल्स आ रही है। जब नर्व इम्पल्स एट द एंड आती है तो कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं यहाँ पे, और जब कैल्शियम बहुत सारा अंदर आने लग जाता है तो ये वेसिकल्स आगे मूव कर जाती है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर फ्री स्पेस में छोड़ देती है, और ये वेसिकल जो है मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये जाके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड कर जाते हैं यहाँ पे, जिसके कारण इस डेंड्राइट को पता चल जाता है कि अब भाई नर्व इम्पल्स आ गई है, तो ये अपने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन करता है, ठीक है, जिससे कि इसके अंदर भी नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और वो आगे फिर मूव कर जाता है, ऐसे ही आगे आगे मूव करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग का है सिंपल टॉपिक ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रैवल, ठीक है। इतने टॉपिक मुझे लगता है अगर तुम लोग कर लोगे तो नेक्स्ट में कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है, ओके। बट खास बात यह है कि तुम लोग को अगर ये चीजें नहीं भी पता है फिर भी तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर अच्छे से, जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चंस केयरफुली, ठीक है, एंड गिविंग लॉजिकल थॉट ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है। अगर तुम लोग सोच कर चीज करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम हम लोग से ये नहीं चाहता है कि हम लोग को सब कुछ पता हो, नेक्स्ट एग्जाम ये चाहता है कि हम लोग को सोचना आता हो, ठीक है। इफ यू विल थिंक देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू द राइट आंसर, ठीक है। ये दो चीजें तुम लोग ट्राई करना कि पेपर में अप्लाई करो, और डरना नहीं है, ठीक है।
डर जाओगे तो तुम लोग नहीं सोच पाओगे, ठीक है। कभी डर के सोच के देखना, नहीं सोच पाओगे, ठीक है। तुम लोग को एक तो यह है कि फियर नहीं करना, डू नॉट फियर। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट की तरह एग्जाम की तरह क्वेश्चन आता तो तुम लोग डर जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहां पे गलती नहीं होगी क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन है और एक लाइन का आंसर है, ठीक है, सीधा बस टिक मारना। यहाँ पे डर जाओगे तो तुम लोग सोच नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए इस चीज को अप्लाई करके रखना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल चीज है, ये प्री रिक्विजिट है। उसके बाद तुम लोग ये कर पाओगे, ठीक है। मतलब डरोगे नहीं तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाओगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाओगे तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से सोच पाओगे, और कॉन्सेप्ट को सोच पाओगे तो अपने आप लॉजिकली आंसर सही अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये चीज तुम लोग को ध्यान में रखनी है, ओके, ठीक है। तो मैं एंड करता हूँ फिर सेशन को भैया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू में ऐसे हैं जैसे थिलमन्स लॉ वगैरह, उनके लिए कैसे सॉल्व करें? वो तो तुम क्वेश्चन जैसे आएंगे एग्जाम में उस हिसाब से इम्प्रोवाइज करोगे ना, है ना। अब हर एक टॉपिक तो मैं नहीं बता सकता हूँ, है ना। हर एक टॉपिक बताऊंगा तो फिर मेरे को फिर वापस से एक नया कोर्स लेना पड़ जाएगा। लेकिन बस इतना है कि जो भी यहाँ पे जो टॉपिक्स मैंने कराए हैं वो तो तुम लोग के रिवाइज हो गए कम से कम, और इसके अलावा अगर कुछ पूछा जाता है तो वो हम पहले ही कर चुके हैं रिवीजन क्लासेस में, ठीक। और अगर फिर भी नहीं आता है तो तुम लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के देखना, हो सकता है तुम लोग को वहीं से क्लू मिल जाए, और हो सकता है क्या वहीं से क्लू मिल भी जाता है, ठीक है। और अगर वहां से क्लू नहीं मिल रहा है तो तुम लोग ऑप्शन में डिडक्शन करके देखना। कई बार ऐसा होता है कि करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा होता है, और तुम लोग जब ऑप्शन पढ़ते हो तो तुम लोग को पहले ही 3 चीजें गलत मिल जाती है, तो तुम लोग अपने आप जज कर सकते हो कि कौन सी चीजें गलत है। ये 3 तो गलत ही है तो चौथा वाला अपने आप सही हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं एंड करता हूँ सेशन को। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।